और मुनावर सर के बारे में एक बात बोलूँगा कि वो हमको इतना पसंद करते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए एक पार्टी रखी है। मुझे मुनावर सर और शाइशा मैम और पूनम पांडे, ये 3 लोग थे जो मुझे एक्चुअली, मैं तो एक ही बंदे को मिस कर रहा हूँ, उससे मिलना भी चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था एक बार जब क्या कहते हैं पूनम मैम को बाहर निकाल दिया गया था। हंसाने वाले तो हमारे मुनावर सर थे, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में तो बूम बाम। एक तो उनकी ईमानदारी है और वो दूसरों का साथ देते हैं। एक टाइम पे तो अंजलि ने भी डिश कर दिया था मुनावर जी को तो थोड़ा सा गुस्सा आया था कि यार कि इसने भी ऐसा कर दिया। हाय गाइस, आई एम विक्की सिंह, आप मुझे देख रहे हैं फीवा फूज। विक्की जी, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इस लाइक समझा कि हमारा इंटरव्यू लिए हैं हम सब गार्डों का। एग्जैक्टली क्योंकि लोगों ने जितना कैदियों को पसंद किया उतना गार्ड्स को भी, उनकी मेहनत को भी अप्रिशिएट किया है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके का प्यार अब आप लोगों को भी मिल रहा है? पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने सोचा नहीं था लॉकअप ख़त्म होने के बाद कि सब लोग ऐसे हमें रिएक्ट करेंगे, हमारे फेस देखने पे इतना खुश होंगे। काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ को लेके मैम। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि सब मीडिया, जो काफ़ी लोग हैं, आप भी काफ़ी दूसरी मीडिया भी है जो हमें कैच कर रही है और हमारा इंटरव्यू ले रही है। और मुनावर सर के बारे में एक बात बोलूँगा कि वो हमको इतना पसंद करते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए एक पार्टी रखी है। तो मुनावर सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक समझा हम सब गार्डों को कि अब हमें वहाँ पार्टी में इनवाइट किया आपने। तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूँ। थैंक यू। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है कि जितना उन्होंने एक आप लोगों के साथ एक रिश्ता, उनका एक कनेक्शन बन गया था और बाहर आने के बाद भी, विनर बनने के बाद भी वो आपको नहीं भूले। एकदम बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि यार ये मेरा दोस्त ही है, इसके संग तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये बुरा नहीं मानेगा। और जैसे और सेलिब्रिटी होते हैं, थोड़ा सा डर लगा रहता है कि यार अगर इनसे हम एक सेल्फी भी मांगेंगे क्या पता ये देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि मुझे पिछले 7 साल हो गए इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते करते, और मुनावर सर एकदम आ जाना, हक कर लेना और फ्रैंकली बात करना, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, फैबुलस। पहला सवाल मेरा ये है कि आपको लॉकअप में ऑन बोर्ड आप कैसे आए, वो जर्नी बताइए। पहले तो हमें कास्ट किया जाता है एज ए एक्टर, और उन काफ़ी लोगों में से सिलेक्शन होते हैं, और फिर मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ हाइट बॉडी के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक बैच मिलेगा G7 और एक ऐसी ड्रेस मिलेगी जो पहनना ही, मतलब प्राउड फील तो है लेकिन उसको बहुत मुश्किल है, मतलब आप उसको पहन के चलो टाइट, बिल्कुल टाइट और स्वेटिंग, काफ़ी टफ था वो मेरे लिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो मैंने सब काम किए। लेकिन जैसे ही ये शो ख़त्म हुआ तो एक बहुत अच्छा एहसास हुआ कि सब लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो लगता है कि नेक्स्ट सीज़न भी आए लॉकअप तो हम लोगों को वो काम मिले। एग्जैक्टली, वो तो होगा ही होगा। विकी जी, ये बताइए कि आपको किस नाम से बुलाते थे? मुझे मुनावर सर और शाइशा मैम और पूनम पांडे, ये 3 लोग थे जो मुझे सामा बोलते थे, क्योंकि मैं काफ़ी लंबा था और टावर में जाके खड़े हो जाता था। अच्छा, हमने सुना कि मतलब फ्लर्टिंग भी आपके साथ ज़्यादा हुई है शाइशा आज़मा की तरफ से, पूनम। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो पूनम मैम मुझे काफ़ी छेड़ती थी कि G7 तू मेरा है, अगर किसी से बात की ना तो मैं उससे बात नहीं करूँगी तो इस तरीके से मुझे काफ़ी छेड़ती थी, तो अच्छा लगता था अंदर जाने का, एक मतलब एक एक्साइटमेंट रहती थी यार, चलो नाइट शिफ्ट हो गई, अंदर जाना है और इनको सुलाना है, तो पूनम मैम पक्का कुछ ना कुछ बोलेंगी तो पूनम मैम, शाइशा मैम, कभी कभी तो शाइशा मैम क्या करती थी कि मेरे कंधे में सिर रख के ऐसे लेट जाती थी, और मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि जब तक हमें पेश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, आप लोगों को ट्रेनिंग भी अच्छी खासी मिली थी, तो उस ट्रेनिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम अगर मैं सच बोलूँ उस ट्रेनिंग के बारे में तो बहुत टफ थी। ऐसा लगता था कि हमने ये काम क्यों पकड़ लिया और हम ये क्यों कर रहे हैं। ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी स्टार्टिंग में, बहुत ही ज़्यादा, कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार इसके अलावा भी लाइफ में और सारे काम हैं वो कर सकते हैं, पर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। मतलब 5-5 घंटे 4-4 घंटे नॉन स्टॉप खड़े होते थे कैमरे के सामने। अगर हम खड़े हैं तो बिल्कुल खड़े ही हैं, ना आप ऐसे हिल सकते हो ना ऐसे हिल सकते हो, क्योंकि उस समय लाइव चल रहा होता था। लेकिन बाद में सब ने, जो हमारे रियान सर हैं और शम्स जी जो हमको ट्रेन करते थे, तो बाद में वो समझने लगे यार गार्ड लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और हम गुस्सा भी हो जाते थे, हमें बैठने को नहीं मिलता था। और
बैठने तो छोड़ो, पानी पीने को भी मिल जाए ना अगर लाइफ में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हम पानी भी नहीं पी सकते थे, बहुत मुश्किल था। अच्छा ये बताइए, जब आप अत्याचारी खेल, ये शारीरिक श्रम के जब जाते थे कैदियों को बोलने के, तो वो जिस तरीके की हरकतें करते थे, तो कितना डिफिकल्ट होता था अपनी हंसी को रोक पाना? एक्चुअली मैं तो नाइट शिफ्ट में रहता था, और कभी कभी टास्क हमारे साथ भी होते थे, हमारी नाइट शिफ्ट में भी। लेकिन जब वो हंसाते थे तो एक्चुअली यार हंसी तो आती थी बहुत ज़्यादा आती थी। अगर हम वहाँ पे एक हंसी कंट्रोल करते थे, जैसे ही हमारा पैकअप होता था, हम बाहर जाते थे तो बहुत तेज़ तेज़ हंसते थे और हम मास्क के अंदर भी हंसते थे। कभी कभी हमारे चिक्स ऊपर हो जाते थे तो वो समझ जाते थे कि यार ये हंस रहे हैं लेकिन अच्छा लगता था काफ़ी। अच्छा सीक्रेट्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे सीक्रेट्स सभी कंटेस्टेंट ने रिवील किए, तो आपके सामने किसका ऐसा सीक्रेट जो है आप खुद इमोशनल हो गए? इमोशनल अगर बोलें तो एक बात को लेके हुआ था, जब स्टार्टिंग में जितने भी लोग आए थे और वो अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके, उनको एक फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी वहाँ पे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो एक घुटन महसूस कर रहे थे, जैसे कॉमन बाथरूम को लेके, और उनको कुछ सामान चाहिए होता था तो नहीं मिलता था। वो कैमरे के सामने जाके काफ़ी रिक्वेस्ट करते थे टीम को कि प्लीज़ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार ये इतने बड़े सेलिब्रिटी हो के बेचारे रो रहे हैं, तो हम लोग क्या है। अच्छा सबसे ज्यादा कौन सा फनी टास्क था जिसमें बहुत ज्यादा फन हो रहा था? मैम टास्क एक फ़नी था कि जब वो बोरे उठा के जा रहे थे ना 10-10 किलो 15-15 किलो के, तो वो फ़नी भी था और मतलब इतना हार्ड था और वो कर भी रहे थे। मैंने कहा वाह। और जब हम अंदर गए और उसी बोरों को उठाने लग गए जो 10-10 15-15 किलो के थे, मैंने कहा हम वेट लिफ्टिंग करने के बाद भी वो नहीं उठा पा रहे थे और वो कर रहे थे। वहाँ पे शिवम हो गया, आपके मुनावर सर हो गए, उनके चोट भी लगी थी और दिशान की भी चोट लगी थी उस समय। बहुत मुश्किल था वो। कितना मिस कर रहे हैं आप लोगों को? एक्चुअली मैं तो एक ही बंदे को मिस कर रहा हूँ, उससे मिलना भी चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ। मुनावर सर को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब अंदर जाते थे, भले वो गार्ड कोई भी हो, G7 G4 G8 कोई भी गार्ड हो, उनका काम यही होता था आके हंसाना। उनको देख के एक्चुअली हंसी आ जाती थी कि ये बंदा आ गया है, अब इसने कुछ ना कुछ बोलना ही है हमारे सामने वो बहुत मुश्किल, वो काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं। और मुझे बहुत बुरा लगा था एक बार जब क्या कहते हैं पूनम मैम को बाहर निकाल दिया गया था, तो मैंने कहा यार अब तो अंदर जाने का फ़ायदा ही नहीं है अच्छा मुनावर ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन कहीं ना कहीं पायल का ये कहना है कि वो सोते सोते बिस्तर में लेटे लेटे उन्होंने ट्रॉफी जीत ली। क्या आप एग्री करेंगे कि आप भी अंदर थे, आपने सामने देखा है टास्क खेलते हुए करते हुए? वैसे ट्रॉफ़ी तो मुनावर जी की थी, लेकिन पायल जी ने जो हम सब गार्डों को परेशान किया है, तो मैं बोलना चाहूँगा पायल मैम बुरा मत मानना जब हम नाइट शिफ्ट में होते थे तो पायल मैम हमेशा आधी रात को उठ जाती थी, तो हमें वहाँ से पेज आता था कि अंदर जाओ, पायल उठ गई है, वो बाथरूम वो जो बैरिक है उसे क्रॉस करके वहाँ जा रही है, तो उसको अंदर भेजो। तो एक्चुअली उस समय हम भी आराम कर रहे होते थे और बड़ा गुस्सा आता था उस समय कि पायल मैम आप क्यों ऐसा करते हो कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब मुनावर को लेके कि यही बंदा जीतेगा? यस एक बार मुझे बहुत दिल से फील हुआ था जब मुनावर सर ने बोला था मुझे कि G7 तुम क्या मेरे लिए वोट करते हो बाहर। तो मैंने बोला था, मतलब बोलने की तो अथॉरिटी थी नहीं हम लोगों को, आईब्रो हल्की सी ब्लिंक की मैंने, तो वो समझ गए। उन्होंने कहा देखो G7 ने बोला है तो अब तो मैं ही जीतूंगा। अच्छा सबसे ज़्यादा तंग आपने तो बता ही दिया, पायल मैम ने किया है मुझे सबसे ज़्यादा तंग, तो क्योंकि रात की शिफ्ट में जब वो छोटे वाले जेल में भी अंदर जाती थी ना, तो हमको बोलती थी कि आप बैठ जाओ, लेकिन जब तक हमको ऑर्डर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते थे, खड़े ही रहना पड़ता था। और उस यार्ड एरिया में इतना गर्म होता था ना कि आपको नहीं पता कि वो मैनेज करना कितना मुश्किल होता था। अच्छा सबसे ज़्यादा बोरिंग और शांत कौन आपको लगा? शांत तो सर मैम एक ही बंदा आया था, वो विनीत जी थे। विनीत जी को आप जानते होंगे। विनीत जी हमारे थोड़े से शांत रहते थे, वो देखते रहते थे कि लोग क्या कर रहे हैं। और हाँ, जब वो भड़कते थे तो बहुत ही बुरा भड़कते थे। मैंने उनको बस एक ही बार देखा है गुस्सा करते हुए, वो पायल जी के ऊपर। तो मैंने बोला था बंदे में दम तो है, लेकिन वो फिर भी क्यों चुपचाप रहता है। अच्छा सबसे ज़्यादा मस्तीखोर, शरारती
और एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा हंसाने वाला कौन? हंसाने वाले तो हमारे मुनावर सर थे, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में तो बूम बाम। अरे उन्हीं की वजह से तो मतलब शो आधा तो वैसे ही उन्होंने चलाया, ये शायरी और मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे, कुछ नहीं। और वो एक ऐसे बंदे हैं कि जो सारे गार्डों को छोड़ के एक मुझको लाइव शो में ही इन्होंने हक किया था। और उन्हें बोला भी था जब शो ख़त्म हुआ था कि मैंने सिर्फ तुझे हक किया था, तेरी हाइट देख के, तेरी पर्सनैलिटी देख के, तेरी इनोसेंट आँखें देख के, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे मुझे। अच्छा ये बताइए कि मुनावर की वो कौन सी क्वालिटी है जो उन्हें विनर बनाती क्वालिटी, एक तो उनकी ईमानदारी है और वो दूसरों का साथ देते हैं। और जैसे वो यहाँ हैं, मुझे लगता है वो बाहर भी होंगे, ये नहीं कि सब दिखावा था। तो मुझे तो लगता है कि उनकी ईमानदारी उनके साथ थी। और सबसे बड़ी बात कि वो गॉड में इतना बड़ा विश्वास रखते हैं कि पूरे रमज़ान उन्होंने मतलब एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा। तो शायद ऊपर वाला उनके साथ है और वो ईमानदार है, तो वही जीते। अच्छा ये बताइए, मुंजली जो अंजलि और मुनावर की बहुत अच्छी जोड़ी बनी थी, अब दोस्ती मतलब दोस्ती थी उनके तरफ से, लेकिन बाहर लोगों को कुछ और लगा था। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जाते थे अंदर, तो क्या नजर आता? जब मैं मुनावर को मॉर्निंग जो रमज़ान के वक्त चल रहा था, तो मैं उठाने जाता था, तो अंजलि भी उठ जाती थी, उनको उठाती थी, वो मुझे देखती थी, कह रही मैं उठा दूँगी, तुम जाओ। तो बहुत अच्छा लगता था, उनका एक ऐसा बॉन्ड बना हुआ था आपस में। और रही बात दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे सबको अपना अपना गेम खेलना था, क्योंकि सबको जीतना था। एक टाइम पे तो अंजलि ने भी डिश कर दिया था मुनावर जी को, तो थोड़ा सा गुस्सा आया था कि यार कि इसने भी ऐसा कर दिया। वो इमोशनल था काफ़ी, सबने देखा होगा वो तो। जी जी हाँ। और ये बताइए, करण कुंद्रा जब जेलर आते थे तो तब माहौल कैसा होता था? आप लोग के साथ कैसी उनकी ट्यूनिंग होती थी? करण कुंद्रा सर थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट थे और अच्छे थे। मतलब हम जब जाते थे वहाँ पे, मतलब खुद ही सामने से वो हाय हेलो करते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। और उनको इतना अच्छा, मतलब जब हम अंदर जाते थे उनके संग, इतना अच्छा फील होता था कि हमारा भी बॉस है और इतना हैंडसम है। और सबको, और जितने भी वहाँ पे अपने कैदी थे, तो वो सब उनको देख के इतना खुश होते थे कि आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ नया होने वाला है। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे कहा आपने 7 साल तक स्ट्रगल किया है, कैसे आप वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को याद करके बताना चाहेंगे? और अब कहीं ना कहीं लोग आपको लॉकअप के ज़रिए जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक्चुअली मैं जब मुंबई आया था तो मुझे एज अ मॉडल बनना था, बिग मॉडल। तो मेरा मॉडलिंग का स्ट्रगल कम से कम 4 ईयर चला। जब मुझे लगा कि मैं मॉडलिंग में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हाइट थी, पर्सनैलिटी थी, फेस का तो पता नहीं, तो जब मुझे मॉडलिंग में कुछ नहीं कर पाया, तो फिर मैं टीवी इंडस्ट्री में मैंने काम किया। जैसे माइथो शो, मेरा पहला शो बिट्टी बिजनेस वाली था, फिर उसके बाद माइथो शो, श्री कृष्णा, पोरस, काफ़ी शो किए फिर मैंने। उसके बाद जाके ये लॉकअप ने एक पहचान दी है मुझे कि शायद हम भी हैं इस दुनिया में, हम भी इस मुंबई में आए हैं कुछ करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ज्योति मैम कि आपने हमें बुलाया सामने से, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, हम नेक्स्ट भी आपको ऐसे बुलाते रहें, आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और नेक्स्ट सीजन के लिए कितने एक्साइटेड हैं? देखिए रेहान सर तो चाहते हैं कि यही टीम दोबारा से वापस आए। अब डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कौन है, वो क्या चाहते हैं, देखते हैं। अब ऑडियंस तो लेकिन आप लोगों को ही देखना चाहती है, क्योंकि आप लोग से एक उनका कनेक्शन बन गया है। ऑडियंस वोट करना कुछ हमारे लिए भी है कि नेक्स्ट सीजन में G7 मैं ही बनूं और जितने भी मेरे टीम के गार्ड्स हैं उनको वापस वही काम मिले।